तो हाय हेलो क्लास 9th वालों, स्वागत है आप सभी लोगों का पिक्चर कंपोजिशन में। तो आज हम लोग पिक्चर कंपोजिशन को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे ना, अरे सर ये पिक्चर कंपोजिशन क्या है, बताइए तो जरा। बताता हूँ। ये जो पिक्चर कंपोजिशन है तो आप लोगों ने आपका इंग्लिश का पेपर आपके 3 में और 6 में तो देखा ही होगा। तो उस पेपर में आपको एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का और आप लोगों को उसमें एक चित्र दिया रहता है। उस चित्र को देख करके आप लोगों को 75 शब्दों में उस चित्र के बारे में लिखना होता है और यदि आप लोग उसके बारे में लिख देते हैं तो वही तो आपकी क्या है, पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन मतलब होता है चित्र रचना, यानी कि चित्र को देख करके रचना करना, यानी चित्र को देख करके शब्दों में लिखना। यही हमारा क्या कहलाता है, पिक्चर कंपोजिशन। तो आज मैं आप लोगों को पिक्चर कंपोजिशन बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा और ये स्पेशल है क्लास 9th वालों के लिए और 10th वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यदि आप लोगों ने ये पिक्चर कंपोजिशन आज अच्छे से समझ लिया तो आप लोगों का जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, ये पिक्चर कंपोजिशन का, ये कोई भी रोकने वाला नहीं है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मैं बेहतरीन तरीके से और मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को पिक्चर कंपोजिशन के क्वेश्चंस यहाँ पर कराऊंगा। लगभग 15 क्वेश्चन है जो मैं पिक्चर कंपोजिशन के कराऊंगा ही कराऊंगा। तो आप लोगों को यहाँ पर जो 2025 में आपका जो एग्जाम आने वाला है, ठीक है, जो कि आपका बेहतरीन जाने वाला है, उसमें जो 3 नंबर का पिक्चर कंपोजिशन क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं 15 में से आएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है जिसकी आपको तलाश है, ठीक है। तो यहां पर पिक्चर कंपोजिशन की आपकी तलाश खत्म हुई। आइए देख लेते हैं पहला पिक्चर कंपोजिशन क्या है। तो ये रहा पहला पिक्चर कंपोजिशन। तो देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, On the basis of the given picture, write a paragraph in 75 words। यानी कि इस पिक्चर के आधार पर 75 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। तो अब देखिए जरा, ये हमें पिक्चर दी गई है, ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगी। अब हम लोग इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो इसमें कुछ बच्चे हैं वो पतंग उड़ा रहे हैं और यहाँ पर एक बच्ची है वो यहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है। और एक यहाँ पर हमें पिल्ला भी दिख रहा है और यहाँ पर पेड़ दिख रहा है, ये बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो अब हम एरो को और अच्छे से देखें तो 1 2 3 4 5 हमें इस पिक्चर में 5 बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है। एक पिल्ला भी दिख रहा है जिसमें से 4 बच्चे जो हैं वो पतंग उड़ा रहे हैं। एक बच्ची जो है, छोटी सी बच्ची, वो चेयर पर बैठी हुई है, ठीक है। एक पेड़ भी है और पतंग उड़ रही हैं। तो यही हमें इसमें दिख रहा है, ठीक। अब हम इन्हीं सब बातों को इंग्लिश में लिख देते हैं और हमारी पिक्चर कंपोजिशन हो जाती है। तो आइए जल्दी से हम लोग इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। और ज्यादा हमें कुछ बड़ी चीज नहीं लिखना है, 75 वर्ड ही लिखना है, तो छोटी सी होगी। अब यहाँ पर हमें पिक्चर कंपोजिशन में थोड़ा सा क्या लिखना होता है, थोड़ा सा टाइटल टाइप का भी लिख देते हैं। तो काइट फ्लाइंग यानी पतंग उड़ाना, ये थोड़ा सा इसका टाइटल हो गया। जो भी हमें अच्छा सा लगे कि इस चित्र में हमें ये दिख रहा है, वही हमें यहाँ पर टाइटल के रूप में लिख देना है। अब देखिए, दिस पिक्चर शोज अ जॉयफुल सीन ऑफ चिल्ड्रन फ्लाइंग काइट। ये जो चित्र है वो हमें क्या दिखा रहा है, ये चित्र हमें पतंग उड़ाते हुए बच्चों का एक बहुत ही आनंददायक, जॉयफुल यानी कि बहुत ही आनंददायक दृश्य है वो दिखाया गया है, ठीक है। इस पिक्चर में हमें क्या दिखाया गया है, इस पिक्चर में पतंग उड़ाते हुए बच्चों का हमें एक अच्छा सीन दिखाया गया है, ठीक है। यही दिखाया गया है ना, हाँ। तो ये आपको लिखना है। अब और क्या है, देयर आर 5 किड्स एंड अ लवली पप्पी इन द पिक्चर। इस तस्वीर में 5 बच्चे हैं और एक प्यारा सा पप्पी है, यानी कि प्यारा सा एक पिल्ला है। ये देखो ये बैठा हुआ है यहाँ पर। 4 चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स एंड स्मॉलर वन सिटिंग ऑन द चेयर। इसमें से क्या है, 4 बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और एक छोटा बच्चा कुर्सी पर बैठा हुआ है, ठीक है। ये बैठा हुआ है, बच्ची है बैठी हुई है, ठीक है। दे आर फ्लाइंग काइट्स इन ओपन फील्ड। और देखिए यहाँ पर बच्चे जो हैं वो पेड़ लगे हुए हैं, मतलब ओपन फील्ड यानी कि खुले मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं, कोई भी अपने छत पर नहीं है। इट इज वेरी जॉयफुल एंड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। ये बहुत ही आनंददायक और कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है। कॉम्पिटिटिव मतलब प्रतियोगिता वाला, कैसे, हमें एक दूसरे की पतंग काटनी होती है, अपनी पतंग को ऊपर उड़ाना होता है। तो ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव है और बड़ा ही आनंददायक गेम है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा अपनी तरफ से भी लाइन ऐड कर देते हैं। वी शुड आल्सो फ्लाई काइट्स आउटडोर लाइक दीज चिल्ड्रन। हमें भी इन बच्चों की तरह खुले में पतंग उड़ानी चाहिए, यानी कि छत पर पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। काइट्स शुड
काइट्स शुड नेवर बी फ्लोन ऑन द रूफ, यानी कि हमें छत पर पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिल्कुल 3 नंबर का। कोई भी आपके 3 नंबर इसमें से काट नहीं सकता है, तो जो हमें दिखता है वही हमें इसमें लिखना है। ठीक, अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और ये तो देख लीजिए भाई साहब, आपके रिसेंटली 2024 में आया था, कक्षा 9th MP बोर्ड वालों, ये आपके 2024 में आया था। ठीक है, तो देखिए ये जो पिक्चर है इसमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें दिख रहा है कि एक ये जो लकड़हारा है ये क्या कर रहा है, इस पेड़ को, एक बड़े से पेड़ को यहाँ पर काट रहा है, और काफी पेड़ हैं यहाँ पर कटे, पहले से कटे हुए हैं, यही हमें दिख रहा है। और अगर देखा जाए तो ये जंगलों को काट रहा है, और ये जंगल को काटेगा तो उसके क्या नुकसान होंगे, ये सब सारी चीजें हमें यहाँ पर लिखनी होंगी। ठीक है, कि पेड़ काट देंगे तो क्या होगा, और ये पेड़ काट रहा है तो इससे क्या नुकसान हमारे लिए होंगे। तो आइए इसको देखते हैं कैसे हम लोग लिखते हैं। तो देखो इसका टाइटल क्या हो जाएगा, सेव ट्री सेव लाइफ, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, क्योंकि धरती पर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपको तो पता है कि हम और तो मर जाएंगे, है ना सभी लोग। तो देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, आइए देख लेते हैं। इन दिस पिक्चर अ मैन इज कटिंग अ लार्ज ट्री। अब देखिए जो हमें दिखता है भाई लिखना है। इन दिस पिक्चर मतलब इस चित्र में एक आदमी है, वो बड़े से पेड़ को काट रहा है। मैनी लार्ज ट्रीज हैव बीन कट डाउन, और बहुत सारे पेड़ काटे जा चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे पेड़ क्या कर दिए हैं, काटे जा चुके हैं। देखिए ये डुट्ठा खड़े हुए हैं। द इमेज स्ट्राइकली हाईलाइट्स द डायरेक्ट एंड डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द एनवायरनमेंट। तो ये जो पिक्चर है ये मानव की गतिविधियों के प्रत्यक्ष और विनाशकारी प्रभाव को हमारे लिए उजागर करती है। Deforestation has lots of negative impact on the globe like global warming, soil erosion, flood etc. और वनों की कटाई से, डिफोरेस्टेशन मतलब होता है वनों की कटाई, तो वनों की कटाई या पेड़ों को काटने से दुनिया पर बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, यानी कि नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाना, और मृदा का कटाव होना और बाढ़ आना, ये सब पेड़ों को काटने से ही होते हैं। वी शुड नॉट कट द ट्रीज बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल टू अस, और हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए क्योंकि वे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है, तो ये हमारी इस पिक्चर का क्या हो गया, पिक्चर कंपोजिशन। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा 3rd। तो देखिए क्या है भैया, इसमें देखिए ये चित्र हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा है। इस चित्र में आप लोग ध्यान से देखिए, तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, और मान के चलो ऐसा लग रहा है यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे मिट्टी से, यहाँ पर गीली मिट्टी होगी, रेत, ये देखो पानी है यहाँ पर, ये पानी दिख रहा है तो ये गीली मिट्टी होगी। तो कुछ बच्चे यहाँ पर गीली मिट्टी से घर बना रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर देखो ये वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर ये बैठे हुए हैं ना, सामान खरीद रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ यहाँ पर देखिए चिड़ियों को, ये सूरज को डूबता हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर ये पेड़ लगे हुए हैं नारियल के, और ऐसे लग रहा है जैसे मान लो ये पिकनिक करने के लिए आए हों, तभी तो सारे बच्चे से मिलकर खेलते हैं। तो ये एक किसका चित्र लग रहा है मैं इनको, पिकनिक का। बहुत सारे बच्चे मतलब पिकनिक करने आए होंगे, खुशी मनाने आए होंगे, तो इसका टाइटल क्या हो जाएगा, पिकनिक। इसका टाइटल क्या हो जाएगा, पिकनिक। ठीक है, अब देखिए तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे, दिस पिक्चर शोज आ सीन ऑफ आ पिकनिक। यह तस्वीर एक पिकनिक का दृश्य है वो दिखाती है। द चिल्ड्रन आर एंजॉइंग देयर पिकनिक इन द बेस्ट वे। और जो बच्चे हैं वो बेहतरीन तरीके से अपनी पिकनिक का मजा ले रहे हैं। दे आर मेकिंग फन टुगेदर। वे आपस में मजे कर रहे हैं। सम चिल्ड्रन आर बिल्डिंग हाउसेस विथ वेट सैंड। कुछ बच्चे हैं वो गीली मिट्टी से यहाँ पर घर बना रहे हैं, गीली रेत से। सम आर प्लेइंग वॉलीबॉल व्हाइल अदर्स आर वॉचिंग द सेटिंग द सन। कुछ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं जबकि कुछ बच्चे डूबते हुए सूरज को भी देख रहे हैं। दिस लुक्स लाइक वेरी फन एंड चार्मिंग सीन। पिकनिक आर ट्रूली फन। और ये बहुत ही मजेदार और बहुत ही मनमोहक सीन लग रहा है, और पिकनिक सच में बहुत ही मजेदार होती है, और आप लोग भी गए होंगे। तो जो हमें दिख रहा है भाई हम लोगों ने लिख दिया। तो ये किसका हो गया, ये पिकनिक का कंपोजिशन हो गया। ये सारे के सारे भाई साहब बहुत ही मोस्ट चल रहे हैं। ठीक है,
आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है भैया 4, और ये जो 4 वाला है ना, ये तो आपके 2022 में आ भी चुका है एमपी बोर्ड वालों। तो ये एक देखिए ट्री, और इसमें तो पहले से उन्होंने लिख रखा है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों का महत्व। तो क्या लिखा है, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, रिड्यूस इरोजन, प्रिवेंट फ्लडिंग, एड ऑक्सीजन, कूल्स आवर हाउसेस, प्रोवाइड्स फ्रूट, प्रोवाइड मेडिसिन, प्लांट ट्रीज, सेव आवर ट्रीज। तो इसमें हमें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत है नहीं, इन्होंने सब लिख दिया है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों के महत्व। तो आइए जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं, और टाइटल भी इन्होंने खुद ही लिख दिया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। दिस पिक्चर हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ट्रीज आर वेरी हेल्पफुल टू अस सच as they remove carbon dioxide, they provide food and medicine, they prevent flood and reduce soil erosion, they cools our houses, they give us oxygen, there are countless benefit of trees। यह जो चित्र है वो पेड़ों के महत्व के बारे में बताता है। पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हैं। ठीक है, ये हमें क्या देते हैं, फल और दवाइयाँ देते हैं, ये बाढ़ को रोकते हैं और सॉइल एरोजन को भी रोकते हैं, ये हमारे घरों को ठंडा रखते हैं और ये हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। ठीक है, और पेड़ों के कई अनगिनत लाभ हैं। ठीक है, और therefore we should plant as many as trees as possible and keep our earth always green। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और अपनी पृथ्वी को सदैव हरा भरा रखना चाहिए। ये तो सिंपल सा था। ठीक है, जो इसमें दिखाया गया था भाई हम लोगों ने लिख दिया, और इसमें तो लिखा भी था तो और सरल था। तो ऐसे ही सरल सरल पूछे जाते हैं, उसमें ही लिखा होता है कि हमें क्या लिखना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है भैया 5, ये भी देख लीजिए 2023 में आया था। ठीक है, तो इसका चित्र कुछ ऐसे भी आ सकता है और इसका चित्र ऐसे भी आ सकता है। तो दोनों चित्र सेम टू सेम हैं, चाहे ये वाला आ जाए चाहे ए वाला आ जाए, इन दोनों का आंसर एक ही होगा। क्योंकि इसमें क्या लिखा है, देखो ईट हेल्दी, अच्छा खाएं, सो हेल्दी लाइफ के बारे में बताया गया है। एक्सरसाइज करें, सो एक्सरसाइज, डोंट स्मोक, स्मोक नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर वाटर बना है, सो मोर ड्रिंक वाटर। ईट हेल्दी, सो अच्छा खाना खाना चाहिए। और रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव कम करना चाहिए। तो लगभग दोनों का कैसा है, सेम टू सेम है। और यहाँ पर हम आंसर इस वाले का लिखेंगे और ये वाला भी लगभग इसी में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है हमारा 2022 में 2023 में आया था, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये इसी से मिलता जुलता यहाँ पर हो जाएगा। हम लोग आंसर यहाँ पर इसका लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, ये रहा इसका आंसर। तो हेल्दी हैबिट्स यानी अच्छी आदतें। ठीक, तो दिस इमेज टेल्स अस अबाउट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, वी शुड ईट वेराइटी ऑफ होल ग्रेन्स। तो क्या है, ये जो तस्वीर हमें एक हेल्दी लाइफ के बारे में बताती है। हमें कई प्रकार के जो अनाज हैं वो खाने चाहिए। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। वी शुड टेक लीन प्रोटीन, हमें प्रोटीन लेना चाहिए। वी शुड डू फिजिकल एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स लाइक रनिंग, स्ट्रेचिंग ETC। हमें 30 मिनट तक शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, जैसे दौड़ना, स्ट्रेचिंग करना। 30 मिनट तो करना ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। वी मस्ट नॉट स्मोक, हमें स्मोक नहीं करना चाहिए, यानी बीड़ी सिगरेट धुआं नहीं पीना चाहिए। वी मस्ट क्विट टबैको, और हमें तम्बाकू भी नहीं खाना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कैन हेल्प अस टू डायग्नोस एंड ट्रीट एनी potential health issues on an early stage. These things is very useful for us to live better life। और हमें क्या रेगुलर तरीके से हमें अपनी जांच भी कराती रहनी चाहिए, जिससे कि कोई भी यदि हमें हेल्थ इशू होते हैं तो उनके पहले ही हम लोग उनका अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर पाएं। और ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो जाते हैं। तो ये था इसका पिक्चर कंपोजिशन, और लगभग इसमें भी सेम टू सेम होगा कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, यानी कि बी शुड रेगुलर एक्सरसाइज, बी ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, बी ऑलवेज ईट हेल्दी, एंड बी ऑलवेज हैप्पी, यानी हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जल्दी से कीजिए। ये समझ लीजिए आपका क्लास वर्क है CW, तो आप लोग इसको कीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया है उन्हीं को सोच समझ के लिखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा 5,
अब इस पिक्चर में आप लोग देखेंगे कि एक स्कूटर है, ये रिक्शा वाला है, ये जीप है, ये बस है। तो यहाँ पर ये इनके पीछे से धुआं निकल रहा है और ये फैक्ट्री लगी हुई है, ये भी धुआं 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 निकल रहा है। यानी कि धुआं छोड़ना मतलब ये वायु प्रदूषण के बारे में है। तो आइए देख लेते हैं कैसा लिख देंगे इसको। तो वायु प्रदूषण के बारे में है, तो आइए देख लेते हैं इसको। द इमेज, ठीक है, ये छठवां है। द इमेज डिपिक्ट्स अ busy urban street with a variety of vehicles controlling the to the air pollution। तो ये जो इमेज है ये हमें एक व्यस्त सड़क के बारे में बताती है, जिस पर कई तरह के वाहन हैं वो खड़े हुए हैं। ठीक है, कई तरह के वाहन हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। स्मोक बिलोज फ्रॉम फैक्ट्रीज एडिंग टू द ओवरऑल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन लेवल्स। और जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है ना, वो भी एयर पोल्यूशन को बढ़ा रहा है। कार्स, बसेस एंड मोटरसाइकिल्स आर ऑल इमिटिंग एग्जॉस्ट फ्यूम्स फर्दर डिग्रेडिंग द एयर क्वालिटी। और जो कार हैं, जो बस हैं और मोटरसाइकिल हैं, ये सभी धुआं को इमिट कर रहे हैं, यानी धुआं को निकाल रहे हैं, जिससे जो एयर की क्वालिटी है वो खराब हो रही है, यानी कि वायु प्रदूषण हो रहा है। एयर पोल्यूशन कॉजेस मेनी हेल्थ इश्यूज। और एयर प्रदूषण की वजह से कई सारी समस्याएं होती हैं स्वास्थ्य संबंधी। देयरफॉर वी शुड यूज व्हीकल्स सो नॉट पोल्यूट एयर। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो वायु को पोल्यूट ना करें, यानी कि वायु प्रदूषण ना करें। वी शुड यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसलिए हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा एयर पोल्यूशन। अगला देखिए, अगला है 7। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, एक बच्चा यहाँ पर वो बैठा हुआ है, ये कुछ काम कर रहा है। ठीक है, और एक बच्चा यहाँ पर भी काम कर रहा है। ठीक है, ये मोची टाइप का लग रहा है। एक बच्चा यहाँ पर देखिए अपने सर पर ये रख के ये बोझा उठा के जा रहा है ना, अपने सिर पे ये गुम्मे ईंटे कोई तसला में भर के ले जा रहा है। ये बच्चा यहाँ पर किसी होटल या किसी रेस्टोरेंट में क्या बर्तन धो रहा है। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इनसे काम करवाया जा रहा है। मतलब ये बाल श्रम को दर्शा रहे हैं, यानी कि चाइल्ड लेबर को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट जो टाइटल बन जाएगा वो चाइल्ड लेबर बन जाएगा। चाइल्ड लेबर मतलब बाल श्रम, यानी छोटे बच्चों से काम करवाना। तो इसका आंसर क्या होगा, दिस पिक्चर टेल्स अस अबाउट अ वेरी सीरियस इशू, चाइल्ड लेबर। ये जो पिक्चर है वो हमें एक बहुत ही सीरियस मुद्दे के बारे में बताती है, जो कि है चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल श्रम। Children work in factories, farms and houses and homes, sometimes under hazardous conditions। और यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको कारखानों, खेतों और घरों में काम करते हैं, और कभी कभी तो बहुत ही हार्जियस, यानी कि बहुत ही खतरनाक कंडीशन में भी काम करते हैं। दिस डिस्ट्रॉयड देयर लवली चाइल्डहुड। और ये क्या करता है, इससे इनका जो प्यारा सा बचपन है वो बर्बाद हो जाता है। इट बैडली इम्पैक्ट ऑन देयर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। और यह उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है कि नहीं, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि उन्हें अच्छे से जीवन जीने को नहीं मिलता है। देयरफॉर वी शुड स्टॉप इट, इसलिए हमें इसको रोकना चाहिए। गवर्नमेंट एंड सोसाइटी मस्ट वर्क टुगेदर टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन कैन एक्सेस एजुकेशन एंड हेल्दी लाइफ। और सरकार और समाज को मिलकर काम करना चाहिए ताकि ऐसा हो सके कि बच्चों को अच्छे से एजुकेशन और एक हेल्दी लाइफ मिले। ठीक है, अगला देखिए, ये हमारा 8वें नंबर का, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए मोस्ट भी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक टीचर खड़ी हुई हैं और ये बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही हैं। अब बच्चे में आप लोग देखेंगे सारी की सारी यहाँ पर ये गर्ल्स बैठी हुई हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ गर्ल्स के बारे में बताया गया है। तो इसका जो टाइटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एजुकेशन फॉर गर्ल्स, यानी कि लड़कियों के लिए शिक्षा। अरे लड़कों, तुम्हारे लिए भी है, तुम नाराज मत हो जाना, वरना लड़के नाराज होकर भाग जा रहे, चलो सर ये तो लड़कियों को ही पढ़ा रहे हैं। अरे ना 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 ना, आपको भी ये एजुकेशन है भाई। बस यहाँ पर थोड़ा सा ये पिक्चर है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका कंपोजिशन क्या कहता है, दिस पिक्चर टेल्स अस अबाउट गर्ल्स एजुकेशन। ये पिक्चर हमें गर्ल्स की एजुकेशन के बारे में बताती है। द टीचर इज टीचिंग देम,
जो टीचर हैं वो इन्हें पढ़ा रही हैं, ठीक है। द गर्ल्स आर लिसनिंग टू हर विथ ग्रेट इंटरेस्ट, और लड़कियां हैं वो बड़े ही इंटरेस्ट के साथ उन्हें सुन रही हैं। एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एजुकेटेड गर्ल्स इज अ बैकबोन ऑफ अ फैमिली, और जो एजुकेशन ऑफ गर्ल इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ना, ये क्या है, इम्पोर्टेंट एज एन एजुकेटेड गर्ल इज अ बैकबोन ऑफ अ फैमिली। तो देखिए यहाँ पर जो लड़कियों की जो शिक्षा है यानी एजुकेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक जो एजुकेटेड लड़की है वो एक परिवार की बैकबोन होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है। कोई भी जो पढ़ी लिखी महिला होती है ना घर में, तो वो उस परिवार की जो बैकबोन होती है ना, रीढ़ की हड्डी होती है। इफ शी इज एजुकेटेड देन ओनली शी वुड बी एबल टू प्ले द रोल ऑफ अ सिस्टर, मदर एंड वाइफ efficiently and become assured about the world and her rights। यदि जो बच्ची मतलब जो लड़कियां हैं, यदि वो शिक्षित होंगी, ठीक है, तभी वो एक बहन यानी सिस्टर और एक मदर और एक वाइफ की भूमिका को अच्छे तरीके से निभा पाएंगी और पूरी दुनिया और अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक हो पाएंगी। Hence it is very necessary to educate girls, और इसलिए बहुत जरूरी है लड़कियों को शिक्षित करना। तो हमें इस पिक्चर में यही बताया गया है। अब देखिए कुछ हमें अपने मन से भी इमेजिन करना होता है कि इस पिक्चर एक्चुअल में हमें क्या कहना चाहती है। पढ़ा तो रही हैं, तो हम इतना नहीं लिख सकते थे क्या कि इसमें एक मैडम है वो लड़कियों को पढ़ा रही हैं, बस ऐसा नहीं, हमें सोचना पड़ता है कि अच्छा ये ऐसा है, ठीक है। तो ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अगला देखिए, अभी तो हमारे पास में एयर पोल्यूशन वाला। अब आप लोग देखेंगे कि ये फैक्ट्री से निकलने वाला पाइप है, उन्होंने एक नदिया में डाल दिया है। ये एक और आया और एक ट्रक है, यहीं पर एक कूड़ा कचरा इस पानी में गिरा रहा है। यहाँ पर देखिए कपड़े सूख रहे हैं, ये यहाँ पर कोई नहा रहा है। तो ये हमें ये नदियों में ये नाले का पानी बना दिया है इन्होंने, ये कचरे डाल रहे हैं फैक्ट्री से निकलने वाला हानिकारक पदार्थ, यानी कि जल प्रदूषण के बारे में है। तो ये क्या हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण। तो इसका पिक्चर कंपोजिशन क्या कहता है, दिस पिक्चर टेल्स अस अबाउट द वाटर पॉल्यूशन। ये पिक्चर हमें किसके बारे में बताती है, जल प्रदूषण के बारे में बताती है। अ फैक्ट्री इज रिलीजिंग वेस्ट मटेरियल इन द रिवर, और एक फैक्ट्री है वो इस रिवर में क्या डाल रही है, अपना वेस्ट मटेरियल है वो डाल रही है, ठीक है। अ ट्रक इज, यहाँ पर इज है, अ ट्रक इज डंपिंग वेस्ट इनटू द रिवर, और एक ट्रक है वो यहाँ पर जो वेस्ट पदार्थ हैं वो नदी में डाल रहा है। नॉट ओनली डज इट हार्म एक्वाटिक लाइफ बट इट ऑल्सो कॉज वेरियस डिसीज इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस हु कंज्यूम दिस वाटर। तो यहाँ पर देखिए यह केवल जल में रहने वाले जो जीव हैं उनको ही नुकसान नहीं करता है, बल्कि जो बाहर के जानवर हैं या जो व्यक्ति हैं यानी कि जो मनुष्य हैं वो कई बीमारियों का कारण बन जाते हैं यदि वो इस गंदे पानी को यूज करते हैं। देयरफॉर वी शुड नॉट पोल्यूट वाटर, इसलिए हमें पानी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। वी शुड कीप वाटर क्लीन बिकॉज वाटर इज लाइफ एंड वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, इसलिए हमें वाटर को साफ रखना चाहिए क्योंकि जल ही जीवन है और इसके बिना हम नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाटर पॉल्यूशन। अगला देखिए 10वां, अरे सर कितने हैं, अरे आपके लिए उतने हैं कि इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इस पिक्चर को देखिए, इसमें एक व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा हुआ है और यहाँ पर हमें बहुत सारे धर्मों के चिन्ह बने हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिखाता है, ये हमारे रिलीजन के बारे में बताता है। तो इसका पिक्चर कंपोजिशन क्या हो जाएगा, रिलीजन एंड ह्यूमन, यानी कि धर्म और मानव। तो ये क्या कहता है भाई साहब, दिस पिक्चर टेल्स अस अबाउट द रिलीजन इन द वर्ल्ड। तो ये चित्र में हमें जो वर्ल्ड के रिलीजन यानी धर्म हैं उनके बारे में बताती है। देयर आर मेनी रिलीजियस इन द वर्ल्ड सच एज हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म etc। तो दुनिया में कई धर्म हैं जैसे कि हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, ईसाई इत्यादि। ऑल ऑफ देम टीच मैन टू लिव वर्चू लाइफ, और ये सभी के सभी धर्म हैं मनुष्य को एक सदाचारी जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। दे टीच अस लव, काइंडनेस एंड सिंपैथी, ये हमें क्या सिखाते हैं, ये हमें लव यानी प्रेम, काइंडनेस यानी दया, सिंपैथी यानी सहानुभूति सिखाते हैं।
इन आवर कंट्री द वेरियस फॉलोवर्स ऑफ मैनी रिलीजन्स लिव हैप्पीली विथ पीपल ऑफ अदर रिलीजन। और हमारे देश में कई धर्मों के जो लोग हैं वो दूसरे धर्मों के लोगों के साथ खुशी से रहते हैं। वी लव विद द पीपल ऑफ अदर रिलीजन, और हम लोग हैं वो दूसरे धर्मों के लोगों से प्यार करते हैं। वी लिव विद ब्रदरहुड, और हम लोग भाईचारे से रहते हैं। तो इस पिक्चर से हमें यही समझ में आता है। ठीक है, अगला देखिए 11वें नंबर का, ये क्या कहता है भाई साहब। इसमें देखिए ये यहाँ पर कई सारी भेड़ें यहाँ पर चरती हुई दिखाई दे रही हैं। बोलो एस सर हाँ। और ये चरवाहा है यानी शेफर्ड है, वो भेड़ों को यहाँ पर चरा रहा है। तो बड़ा ही प्यारा दृश्य है, और ये सूरज है, अच्छे से पेड़ लगे हैं, काफी प्राकृतिक सीन यहाँ पर बताया गया है। तो ये क्या कहती है भाई साहब, ये पिक्चर हमसे कहती है शेफर्ड एंड हिज शीप के बारे में, यानी चरवाहा और उसकी भेड़ों के बारे में। तो दिस पिक्चर टेल्स अस अबाउट अ शेफर्ड एंड हिज शीप। तो ये चित्र में हमें एक शेफर्ड यानी चरवाहा और उसकी भेड़ों के बारे में बताता है। अ शेफर्ड टेक्स ग्रेट केयर ऑफ हिज शीप, और एक जो शेफर्ड है वो अपनी भेड़ों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग ही बंडर्स विथ हिज शीप, और ये क्या करता है सुबह से शाम तक अपनी भेड़ों के साथ में ही घूमता रहता है। ही लव्स एवरी वन ऑफ हिज शीप, और ये अपनी प्रत्येक भेड़ को अच्छे से प्यार करता है। व्हेन ही हियर्स द लैम्स इनोसेंट कॉल हिज हार्ट फुल ऑफ जॉय, और जब भी वो किसी भेड़ के बच्चे यानी मेमना की पुकार को सुनता है तो उसका दिल खुशी से भर जाता है। ठीक है, ऑल द शीप ऑल्सो लव हिम वेरी मच, और जो भेड़ें हैं वो भी इससे बहुत ही प्यार करती हैं, इसके बुलाने पर जल्दी से इसके पास में आ जाती हैं। दे फील सेफ बिकॉज दे नो दैट देयर मास्टर इज नियर देम, और वे जो भेड़ें हैं वो सुरक्षित महसूस करती हैं, सेफ महसूस करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका मास्टर उनके पास में है। और आप भी अपने एग्जाम के लिए सेफ महसूस करिए, क्योंकि आपका मास्टर यानी मैं आपके साथ में हूँ। ठीक है, और आपके जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी मास्टर हैं, मैडम हैं, सभी आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी सेफ महसूस कीजिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका पिक्चर कंपोजिशन हो गया। अगला देखते हैं पिक्चर कंपोजिशन 12। ये भैया चल रहा है कॉफी हाउस में, ये बैठे भैया 5 दोस्त, और ये हो रहा है सुट्टेबाजी। देख रहे हो तुम, चाय पे चाय ले, ये सुट्टा देख रहे हो इन सभी के मुंह में क्या लगा हुआ है, सुट्टा। तो क्या आप लोगों ने भी कभी सुट्टा मारा है? झूठ मत बोलना। अरे सर गंदी बात मास्टर गंदी बात करा है अभी। और जब 4 दोस्त मिल जाए तब क्या करते हो? हाँ मुझे पता है क्या करते हो। ठीक है भाई, ठीक है, चलो पिक्चर कंपोजिशन पे आते हैं। तो ये पिक्चर कंपोजिशन क्या कहती है? व्हेन स्मोकिंग, हमें स्मोकिंग को क्या कर देना चाहिए? व्हेन कर देना चाहिए, यानी बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो दिस पिक्चर टेल्स अस अबाउट वेरी सीरियस इशू ऑफ स्मोकिंग। ये जो पिक्चर है वो हमें धूम्रपान के गंभीर मुद्दे के बारे में बताती है। द डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग आर वेरी सीरियस। ठीक है, और ये जो धूम्रपान है वो बहुत ही वेरी सीरियस है, यानी कि बहुत ही खतरनाक है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसऑर्डर एंड कैंसर आर द मेजर किलर्स डिसीज कॉज्ड बाय स्मोकिंग। और जो हाई ब्लड प्रेशर है, जो हृदय के रोग हैं और जो कैंसर है, इससे होने वाली जानलेवा बीमारियां हैं। फ्यू पीपल रियलाइज दैट नॉन स्मोकर्स कैन आल्सो सफर फ्रॉम द डिसीज induced by smoking if they go on inhaling the smoke from other people's smoking। और कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि जो धूम्रपान नहीं करते हैं लेकिन वो धूम्रपान करने वाले लोगों के पास में होते हैं और वो धुआं को अंदर लेते हैं तो उनको भी ये बीमारियां हो सकती हैं। Our government has realized the harm of smoking and has put ban on the smoking in public places। तो हमारी सरकार को धूम्रपान के नुकसान को महसूस किया है और उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंध लगा दिया गया है, और नहीं लगाया है तो लगवाना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमें बताया गया है। अब बढ़िया ऐसे नहीं लिख देना इसमें कि इसमें बढ़िया 5 दोस्त बैठे हैं, बढ़िया सट्टा पी रहे हैं, उनको बड़ा ही मजा आ रहा है, ऐसे नहीं आपको लिख देना है। ठीक है, इसमें हमें समझना है कि एक्चुअल में रियल मैसेज क्या है इसका। हालांकि दिख रहे हैं वो पीते हुए, लेकिन हमें उसको ऐसे टाइप में लिखना है कि ये चीज गलत है, क्योंकि ये आप लोग मानते हो कि ये गलत है। ठीक है,
और आप तो हैं। चलिए देखते हैं अगला। तो अगला क्या कहता है भाई साहब 13वें नंबर का। ये तो कहानी आपने सुनी होगी। एक प्यासा कौवा, उसने अंदर कंकड़ डाला, पानी थोड़ा ऊपर आया, और कंकड़ डाले, पानी ऊपर आया, पी करके उड़ गया। तो आइए इसी कहानी को इंग्लिश में देख लेते हैं। द थ्रस्टी कौवा यानी प्यासा कौवा। ठीक है, तो दिस पिक्चर टेल्स अस अबाउट द थ्रस्टी क्रो। ये जो पिक्चर है वो हमें एक प्यासे कौवे के बारे में बताती है। इट वॉज हॉट समर डे, गर्मियों के दिन था। थ्रस्टी क्रो वाज वंडरिंग फॉर वाटर, और एक प्यासा कौवा पानी के लिए भटक रहा था। इट सा आ पॉट, उसने एक घड़ा देखा। देयर वाज आ लिटिल वाटर इन इट, उसमें थोड़ा सा पानी था। क्रो वाज अनएबल टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट, तो कौवा ने पानी नहीं पी पाया। सडनली एन आइडिया स्ट्रक इन इट्स माइंड, और अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आया। इट टुक्स अ पेबल एंड ड्रॉप्ड इन द पॉट, और उसने कंकड़ उठाया, उसको घड़े में डाल दिया। इट सा द वाटर लेवल कम अप, और उसने देखा कि जो पानी का लेवल है वो ऊपर आ रहा है। देन इट बिगन पुटिंग पेबल्स इन इट, और फिर उसने कंकड़ों को पानी में डालना जारी रखा, यानी कि बहुत सारे कंकड़ पानी में डाल दिए। वेरी सून द वाटर लेवल केम अप, और उसने देखा कि जल्दी से पानी है वो ऊपर आ गया। इट ड्रंक वाटर एंड क्वेश्चनड इट्स थ्रस्ट, और जो उसने पानी को बेहतरीन तरीके से पिया, और उसकी प्यास है वो उसने अपनी बुझा ली। ठीक है, सो इट सेड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह निकल ही आती है, यानी कि बस हमें हमारे मन में चाह चाहिए तो राह यानी रास्ता बन ही जाता है। तो ये यहाँ पर हमारी पिक्चर कंपोजिशन थी। ठीक है, ये थोड़ी सी कहानी थी इसलिए लंबी हो गई। अब देख लीजिए, आप लोगों ने इतनी सारी समझ ली हैं तो आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि कैसे आप लोगों को इनको करना है। अब थोड़ा सा आपको हिंदी में तो समझ आ जाता है, लेकिन सर हम इंग्लिश में लिख नहीं पाते हैं। उसके लिए आप लोगों को टेंसेस आने चाहिए बनाना, और जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ तो उन्हीं का थोड़ा सा यूज कीजिए और उसके थ्रू कहानी को बनाना सीखिए। अब यहाँ पर देखिए बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पर ये 14वां क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क में दिया है, तो आप लोग मुझे ये करके बताइए। ये वाला चित्र को देख करके आप लोग लिखिए, और अगला वाला भी ये आपके होमवर्क में है, तो ये भी आप लोग करके मुझे बताइए। और ये तो आप लोग कर ही लेंगे, मुझे आप लोगों पर भरोसा है, दोनों ही कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे पिक्चर कंपोजिशन थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और मैं आप लोगों को ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों के जो 2025 के एग्जाम में आएंगे ना, जो पिक्चर कंपोजिशन का क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं टॉपिक में से आएगा। और आप लोग इतनी सारी एक्सरसाइज कर लेंगे ना, तो कोई सा भी आ जाए आप लोगों पर बन ही जाएगा। ठीक है, कोई सा भी आ जाए आप लोगों पर बन ही जाएगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।